प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अक्सर आपके बीच में कई-कई तरह की क्राइम स्टोरीज मैं लेकर आता रहता हूँ। आज की जो कहानी है वो है एक ऐसी लड़की की जिसको बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियदर्शनी केस की। ये एक दशक का बहुत ज्यादा चर्चित मामला सामने आया था। इसमें बहुत बहुत बड़े आंदोलन हुए, कैंपेन चलाए गए और न जाने कितने लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। मैं कहानी शुरू करता हूं। ये रियल कहानी शुरू होती है एक लड़की के आसपास। 23 जुलाई 1970 एक कश्मीरी पंडित फैमिली के अंदर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम था प्रियदर्शनी। फादर का नाम था चमन लाल मट्टू। ये लड़की अपने घर की बहुत चहेती होती है और हर पूरी फैमिली में बहुत लाड प्यार से इसको रखा जाता है। इसके फादर जो थे वो थे चीफ इंजीनियर और वो रिटायर हो चुके थे उस समय। इस लड़की की स्कूलिंग हुई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में। इसकी स्कूलिंग हुई। इस लड़की को लॉयर बनने का बहुत शौक था और जम्मू के एमएम कॉलेज में इसने अपनी बीकॉम जो थी वो कंप्लीट करी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको लॉयर बनने का बहुत शौक था, तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो अपना जम्मू से आ गई दिल्ली और वहां पर वसंत कुंज में उसके चाचा रहा करते थे। उन्हीं के एक फ्लैट में उन्हें वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब जब वो यहां आई और उन्होंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करी, जो कि डीयू के लॉ फैकल्टी में इसने अपना काम पूरा अपना एडमिशन कराया और वहां पे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। उसकी जिंदगी में मोड़ कहां से आया? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ खुशहाल था उसकी जिंदगी में। नई जिंदगी नई उसने अपनी गोल के लिए, अपनी ऊंचाइयां छूने के लिए अपने जीवन की उसने अपने पैर को आगे बढ़ाया था। कहानी मोड़ कहां से लेती है मैं आपको बताता हूं। उसी के स्कूल में उसका एक सीनियर था जिसका नाम था संतोष कुमार। संतोष कुमार एक बड़े बाप की एक बिगड़ी औलाद कह सकते हैं था। उसके फादर का नाम था जेपी सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। पौंडीचेरी में डायरेक्टर जनरल पुलिस के पद पर तैनात थे। संतोष एक बहुत बड़ा इगोइस्टिक लड़का था और बहुत पैसा था, क्योंकि उसके फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो उसको बहुत ज्यादा घमंड था। मतलब उसकी मनमानी वो अक्सर करता रहता था अपने यूनिवर्सिटी में भी। एक दिन प्रियदर्शनी कैंटीन में बैठी हुई थी और वहां पर उसको उसका सीनियर यानी कि संतोष उसे देखता है और देखते ही उसको पसंद करने लगता है। अब यहां से मामला पूरा शुरू होता है। उसका पीछा करना शुरू करता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको प्रेम के लिए प्रपोजल कर देता है। उसके सामने ऑफर करता है उसको कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगी? तो उसने साफ तौर पे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती और मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। मुझे पढ़ाई करनी है और मैं पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संतोष का जो स्वभाव था वो बहुत ज्यादा र्यूड था, बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। अब वो इस बात को बड़े ईगो पे ले जाता है और वो कुछ इस तरह से ईगो पे ले जाता है कि उससे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे किसी ने मना किया है। अब मामला आगे बढ़ता है, बात कुछ दिन के लिए ठंडी हो जाती है। वो दोबारा इसका प्रयास करता है, बट दोबारा भी प्रियदर्शनी साफ तौर पे मना कर देती है और उसको इनकार कर देती है, मतलब बड़े विनम्र तरीके से, आराम से। लेकिन संतोष, जैसे मैंने बताया कि बड़ा इगोइस्टिक था, वो इस बात को और ज्यादा गहराई से अपने दिल पर लगा लेता है और बदले की आग उसके अंदर पैदा होने लगती है। अब वो इस बात को लेके प्रियदर्शनी का 24 घंटे पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसका नंबर, कॉन्टैक्ट निकालना, उसकी सहेलियों से बात करना, उसको प्रेशराइज करना, जब वो घर जाती है उसके आगे पीछे घूमना, मतलब उसका पूरी तरीके से उसको जीना कह सकते हैं उसका हराम कर देता है। जो वसंत कुंज था वो करीब उसका जो घर था, मतलब जहाँ से उसका कॉलेज था, और वहाँ से वसंत कुंज थोड़ी दूर पड़ता था। तो जब वो जाया करती थी तो उसका पीछा किया करता था। अब जब वो लगातार पीछा करने लगा तो प्रियदर्शनी ने तंग आकर एक बार उसको समझाया भी ऐसा मत करो, बट वो मानता नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि प्रियदर्शनी कॉलेज से अपने घर जा रही थी और वहां जाते हुए रास्ते के बीच में उसने अपनी बाइक लगाई और प्रियदर्शनी का हाथ पकड़ लिया और उसको फोर्स करने लगा अपने साथ बैठने के लिए। बट प्रियदर्शनी ने वहां पर
आवाज़ उठाकर उसका विरोध किया तो आसपास के लोग उसकी मदद के लिए इकट्ठे होने लगे। ऐसा देखकर संतोष वहां से भाग निकला। अब ऐसा जब हुआ तो प्रियदर्शनी गई पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके उसने कंप्लेंट करी। लेकिन आप जानते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो किस हद तक कह सकते हैं कि काम कर सकता है। सिफारिश नाम से तो कहते हैं कि सिफारिश के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता वहां पे, और घूस खिला तो बात ही अलग है। लेकिन यहां बात संतोष की थी, यहां बात एक आईपीएस ऑफिसर के बच्चे की थी, तो पुलिस वाले कहां काम करने वाले थे। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ, इग्नोर कर दिया गया प्रियदर्शनी की बात को। अब कुछ दिन बीते, फिर वो लगातार से उसी क्रम में आ गया, उसी क्रम में तंग करना हो गया। फिर प्रियदर्शनी कंप्लेंट करी बट फिर इग्नोर। ऐसा लगातार हुआ। लेकिन एक दिन जब बिल्कुल तंग आकर प्रियदर्शनी पूरी अपनी मतलब गुस्से में पहुंची पुलिस स्टेशन और उन्होंने कहा कि आप या कोई फैसला लो या तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाऊंगी अपनी तरफ से। तब पुलिस ने उसकी जो उसकी रिपोर्ट थी, जो भी उसने केस दर्ज करवाया था, जो भी उसने कंप्लेंट करी थी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। और ध्यान किस तरह से दिया वो बताता हूं आपको। एक बार उसको समझाया संतोष को कि ऐसा मत करो, और समझाने के साथ साथ एक हेड कांस्टेबल की ड्यूटी प्रियदर्शनी के साथ लगा दी कि वो तुम्हारे आने ले जाने में तुम्हारे साथ साथ रहेगा, तो एज अ सिक्योरिटी के बेसिस पर। अब प्रियदर्शनी रोज उसके साथ जाती और आया करती। जो हेड कांस्टेबल था उसका नाम था राजेंद्र सिंह। अब ये बात लगातार चल रही थी और इसी दौरान, इन्हीं सालों के दौरान जो संतोष था उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वो कॉलेज आना तो फिर भी नहीं छोड़ता, वो उसका फैसला, वो लगातार उसका लाइक कह सकते हैं उसका पीछा करता रहता है। बात है सन 1996 जनवरी की। प्रियदर्शनी अपने घर से कॉलेज जाने का वेट कर रही थी। वो वेट कर रही थी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की, कि वो आए तो उसके साथ वो कॉलेज जाए। परंतु किसी कारण की वजह से हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह वहां पर नहीं पहुंच पाते और उसको वहां से अकेले ही निकलना पड़ता है। परंतु उसके माँ मना करते हैं तो अपने पेरेंट्स को लेके, यानी मम्मी पापा को लेके, मम्मी पापा उनके आए होते हैं वहां पर, उनको लेके गाड़ी में वो निकल जाती है। मम्मी पापा को छोड़ती है 30 हजारी कोट और वहां से वो कॉलेज चली जाती है। अब पीछे से हेड कांस्टेबल आते हैं और देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है और वो सीधा पहुंचते हैं कॉलेज। और कॉलेज जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि उस कॉलेज में उसकी फैकल्टी के बाहर संतोष जो है घूम रहा है। अक्सर वो वहां पे घूमा करता था प्रियदर्शनी के चक्कर में। उसके बाद वो से मिलते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो, कहती कोई इशू नहीं है, आप आ गए हो तो चलो आपके साथ मैं वापस चलती हूँ। 2 से 2:30 बजे के बीच में हेड कांस्टेबल और साथ में प्रियदर्शनी दोनों मिलके घर आ देते, मतलब घर वापस लौट आते। अब प्रियदर्शनी कहती है कि अब आप घर तो छोड़ ही दिया आपने, अब आप चले जाओ, आप 5:30 बजे करीब वापस एक बार दोबारा आ जाना, थोड़ा मुझे जाना है किसी काम से। हेड कांस्टेबल जो राजेंद्र सिंह थे वो वहां से निकल जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब उस दौरान घर के अंदर प्रियदर्शनी, साथ में नौकर और उनका एक पेट डॉग होता है। किसी रिपोर्ट में बताया था कि नौकर उस समय नहीं था, वो अकेली थी, बट जो अभी मेरे पास जानकारी है, जितनी मैंने स्टडी करी है, उसमें निकल के आया है कि वहां पर एक नौकर था उनका और घर में सिर्फ यही 3 बंदे थे। अब पीछे से संतोष कुमार वसंत कुंज के जो एरिया था वहां पे एंट्री करता है और नीचे बाइक खड़ी करता है और साथ में अपना हेलमेट लेता है और ऊपर आ जाता है। अब उस समय ये बात 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बाद की बात है, करीब कह सकते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास की। ऊपर आने के बाद वो दरवाजा नॉक करता है तो वहां से उसका नौकर दरवाजा खोलता है, प्रियदर्शनी का जो कुक था, सॉरी, वो दरवाजा खोलता है। वो कहता है कि हाँ जी बताइए किससे मिलना है। वो कहता है मुझे प्रियदर्शनी से मिलना है, ऐसी सी बात है। तो वो कुक भी जानता था कि इसके बारे में कि भाई ये कौन है और ये इसका क्या इंटेंशंस क्या है, इसकी मंशा क्या है। वो मना करता है कि नहीं, आपको अंदर नहीं आना। बट संतोष कहता है कि मेरे को सिर्फ उससे माफी मांगनी है, जो भी हमारे बीच में विवाद है उसको मुझको दूर करना है, प्लीज आप अंदर आने दो। उसका भोला चेहरा देखकर प्रियदर्शनी कहती है ठीक है अंदर आने दो। अब वो अंदर आ जाता है और वो कुक अपने कुत्ते को घुमाने के लिए, जो कुत्ता था घर में उसको लेके वो बाहर चला जाता है सैर कराने के लिए। अब मौके पर प्रियदर्शनी और संतोष घर पे होते हैं। संतोष पहले तो बात करता है और बात करते करते साथ साथ उसे जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। वो जबरन प्रियदर्शनी का रेप करता है बड़ी ब्रूटल तरीके से, और रेप करने के बाद उसको मारने की मंशा से उसको मारपीट करनी शुरू करता है।
मारपीट के दौरान वो अपना जो हेलमेट लेके आया साथ में, उससे उसके फेस पर लगातार मारता है और इतनी ब्रूटल तरीके से मारता है कि उसका फेस पूरी तरीके से, कह सकते हैं कि शीशा जो था उसके हेलमेट का, वो पूरी तरह से टूट गया था। और इतनी ब्रूटल तरीके से मारता है कि उसके शरीर पर, मतलब उसके फेस पर बिल्कुल उसका जो चेहरा बिल्कुल खराब कर देता है। अब वो, और उसके हाथ पैर पे इतना मारा गया था कि वो पूरी तरीके से अधमरी हो चुकी थी। रेप कर चुका था पहले ही वो, बट उसके सर पे जो बदले की भूत सवार था वो निकल नहीं पा रहा था। संतोष ऐसा करने के बाद जब देखा कि अधमरी हो गई है, लगता है मर चुकी है, मतलब सॉरी, तो वो वहां से जाता है। लेकिन वो, उसके दिमाग में फिर भी शक होता है कि शायद ये मरी नहीं है। वो वापस आता है और देखता है कि शायद इसमें जान है अभी। वो घर के आसपास देखता है, उसको वहां एक हीटर की तार दिखती है। वो तार लेता है और तार से गला घोट के प्रियदर्शनी की हत्या कर देता है। अब मौके से फरार। लेकिन उसको जाते समय वहां से उसका सोसाइटी का गेटकीपर और आसपास के पड़ोसी भी देख लेते हैं। प्रियदर्शनी मर चुकी है, उसकी लाश घर में पड़ी है। पीछे से 5:30 बजे करीब हेड कांस्टेबल जी वहां पर पहुंचते हैं और आने के बाद नॉक कर दरवाजा, कोई दरवाजा नहीं खोलता तो पीछे गेट से आके देखते हैं और देखते हैं कि लाश मिली है। वो सीधा पुलिस को फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा काम हो गया, ऐसी दुर्घटना हो गई है, आप फटाफट से आइए। अब आते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और साफ तौर पे सबको पता है कि ये किसने किया था। मामला आप यहां से देखिए कि ये मामला किस तरह से टर्न लेता है। सबने देखा क्या हुआ है। पुलिस फिर भी बैठ जाती है क्योंकि मामला किसका था, एक आईपीएस ऑफिसर के बच्चे का था। केस फाइल होता है, फटाफट से केस फाइल होता है और पुलिस सीधा जांच भेज देती है कोर्ट को, और कोर्ट सीधा जांच भेजती है सीबीआई को। मतलब इतनी फटाफट तरीके सीबीआई का किसी केस में हस्तक्षेप बहुत बड़ा माना जाता है आज के समय में, और उस समय भी कितना बड़ा होगा आप खुद सोच सकते हैं। अब इस समय हमारे देश की एक सीबीआई, जिस पे एक अंधा विश्वास किया जा सकता था, लेकिन वो क्या फैसला दिखाती है वो सुनाता हूं आपको। उसका फैसला कहते हैं और वो जांच क्या करती है वो देखिए आप। सीबीआई उसकी ठीक से जांच नहीं करती और कुछ हल्का फुल्का एविडेंस जो भी था वो लाके कोर्ट को प्रोवाइड करा देती है। अब जज है, जज जो होते हैं उनका नाम होता है जेपी थरेजा। अब जज पागल तो है नहीं, जज को साफ दिखता है कि क्या है कुछ। जज से साफ बोलते हैं कि सीबीआई ने जांच ठीक से नहीं की है, मेरे को पता है कि कसूरवार इसमें पूरी तरीके से संतोष है, परंतु जो सीबीआई ने जो मुझे जांच के आदेश दिए हैं, जो भी हमको एविडेंस दिए हैं उसके हिसाब से, जो कि ये जो पूरा केस है वो बेनिफिट्स ऑफ डाउट के तहत आता है, इस कारण मुझे संतोष को रिहा करना पड़ेगा। संतोष रिहा हो जाता है, लेकिन आसपास पूरी फैकल्टी में ये आग पूरी फैल जाती है पूरी दिल्ली में, और लगातार आंदोलन, स्ट्राइक्स और कैंपेन लगातार रन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सीबीआई यहाँ पर काउंटर करती है और निचली अदालत छोड़कर, जो वहाँ पे तो था ही इशू, ऊपरी अदालत में इसको पूरी तरीके से काउंटर करती है। और वो कहती है कि गवाह और लेकिन फिर भी गवाह और एविडेंस कोई तरह का वो प्रोवाइड नहीं करा पाती, मतलब सीबीआई। प्रियदर्शनी के 64 वर्षीय पिता थे जिनका नाम था चमन लाल। वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, परंतु ये कलयुग है और यहाँ पर जो है वो होता नहीं। यहाँ पर सिफारिश और नोटों की बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात है 21 फरवरी 2006 की, जिस दौरान ये सब पूरा मामला चल रहा होता है, केस लगातार चल रहा होता है। उस दौरान ये जो केस पूरा चल रहा होता है, जिस समय उसके पिताजी कश्मीर से दिल्ली बार बार चक्कर काट रहे होते हैं सीबीआई दफ्तर के, उस समय कोई इंसाफ तो वैसे नहीं मिल पाता और ये केस लगातार रन होता रहता है। उस दौरान एक और कांड सुनने में आता है जो था जैसिका लाल कांड। उसके अंदर एक बड़े नेता के लड़के को मर्डर केस में, जैसिका लाल मर्डर केस में रिहा करा था 6 बंदों को, क्योंकि उस केस में भी एक बड़े नेता के लड़के की बात थी। एक बड़े नेता के एक लड़के ने जैसिका लाल को जान से मार दिया था, लेकिन उस केस में भी एक अप्रोच होने के कारण उनको वहां पर 6 लोग को बेल मिल जाती है। ये मामला बढ़ता रहता है और लोग और उग्र होते रहते हैं, पब्लिक उग्र होती रहती है। देखे कि ये जब से सिफारिश और ये सब जो चल रहा है, बड़े बड़े लोग हत्याएं कर रहे हैं और किसी का पता नहीं लग रहा, और इस पे सारी जांच जो एजेंसियां हैं वो हाथ जोड़कर बैठी हुई। मामला इस तरह से पूरा टेढ़ा हो जाता है। जब ये वाला केस, जैसिका लाल वाला मर्डर केस जो हुआ था, ये जब आग पकड़ता है, जब इसमें भी रिहा मिलती है, तो साथ में जो ये प्रियदर्शनी का केस था ये भी हवा लेता है और दबाव इतना ज़्यादा आ जाता है कि हाई कोर्ट को इस केस को
एक बार दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ता है। केस तो बंद हुआ नहीं था, लेकिन केस को कंटिन्यू करना पड़ा। अब इससे पहले एक थोड़ी स्टोरी बताऊं कि जो संतोष था, अब संतोष तो बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बाहर घूम रहा था। उन्हें शादी कर ली थी दिल्ली में ही, और वो वकील एज अ वकील वो वहां पर काम कर रहा था। जब इतना उनके ऊपर दबाव बना, तब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के तहत जो संतोष था उसको दोबारा सारे एविडेंस इकट्ठे कराए और उसको मौत की सजा, फांसी की सजा वहां पर सुनाई गई। लेकिन संतोष था वो माना नहीं, और उसने अपनी अप्रोच लगाई, मतलब उसने अपना जो केस था वो बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ले गया, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो उसको मौत की सजा हुई थी, फांसी सजा हुई थी, उसके लिए वहां पर उसने अपना रिक्वेस्ट करी। अब उसकी मौत की सजा वहां से कन्वर्ट होके, मतलब फांसी से कन्वर्ट होके किस में हो गई, उम्र कैद के अंदर। और फिर से एक लाचार बाप हाथ मलते ही रह गया। ये हमारे देश का कह सकते हैं कि कानूनी स्ट्रक्चर है। और एक लड़की जो कि बेकसूर थी, इसका सिर्फ ये गुनाह था कि उसने ना कराया है किसी अनचाहे रिश्ते के लिए, उसको ऐसा अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी और कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से फिर आपके बीच में आता रहूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।